हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे इस महासीरीज में। तो आज से हम लोग 12वीं क्लास के एनसीईआरटी पढ़ेंगे और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो कोशिश हमारी यही रहेगी इसमें कि अच्छे तरीके से जो प्री के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है उसको देखते हुए चलें। ठीक है, तो इसमें हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है वो है हड़प्पा सभ्यता, ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। ये जो ईंटें, मनके तथा जो भी अस्थियाँ हैं ये पुरातात्विक साक्ष्य में आती हैं, आप सभी को पता है। तो ये हड़प्पा सभ्यता में कहाँ कहाँ पाई गई हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो देखते हैं। हड़प्पाई मुहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। शेर खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मुहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो PT 365 का कल्चर पढ़ रहे थे, तो कल्चर वाले में भी ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि क्या पढ़ा गया है, क्या नहीं पढ़ा गया है, मुहरे पे क्या अंकित है, क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक हड़प्पाई मुहर है जो कि सेल खड़ी से बना हुआ है। ठीक है, और इस पर देख रहे हैं ये जानवरों के चित्र बने हुए हैं। तो यही बता रहा है कि इस पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो ये वो लिपि है जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है, इसलिए इसको हम आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पूरा वस्तुओं जैसे उनके आवासों, मृद भांडों, आभूषणों, औजारों तथा मुहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। तो ये जितने भी मृद भांड हैं, आभूषण हैं, औजार हैं, आवास हैं, मुहरे हैं, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? आपकी पुरातात्विक साक्ष्यों में आती हैं। और इन्हीं के आधार पर हम क्या करते हैं कि इनके जीवन के बारे में अंदाज़ा लगा पाते हैं। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं और हो सकता है हमेशा ही रहें। तो यहाँ से कुछ भी आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें बस एक आपको जानकारी मिली है कि हम इनके बारे में कहाँ से अंदाज़ा लगाते हैं, कैसे जानते हैं और पुरातात्विक साक्ष्य क्या क्या हैं। पारिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल। अब देखते हैं पारिभाषिक शब्द के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और कल्चर में हमने पढ़ा था कि इसको सिंधु गंगा सभ्यता भी कहते हैं। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इस विशिष्ट पुरावस्तुओं में मुहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें सम्मिलित हैं। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिली हैं और एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित हैं। तो ये सब तो पता ही होगा आपको कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें पाई गई हैं। लोथल से क्या मिला, धौलावीरा से क्या मिला, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, हड़प्पा से क्या मिला है। तो ये सारी चीज़ें आर्ट एंड कल्चर के क्लास में बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। तो अगर वो वीडियो आप लोग देख रहे होंगे तो वहाँ से भी जो साइटें करंट्स में रही हैं, जो स्थल करंट में रहे हैं, वहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है आपका। तो यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जा करके देख लीजिए। इस सभ्यता का अब नामकरण कैसे हुआ, इसको हम हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया है। यानी हड़प्पा नामक स्थल पहली बार खोजा गया था इस सभ्यता से संबंधित, तो इसलिए इसको क्या कह दिया गया कि यह हड़प्पा सभ्यता है। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। तो कालक्रम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक के कालक्रम को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियाँ अस्तित्व में थीं जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। यानी ये जो पहले संस्कृतियाँ रही हैं आरंभिक
और परवर्ती हड़प्पा। तो इन चीज़ों से इस हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए जो ये कालक्रम है, उसको अलग करने के लिए इसको क्या नाम दिया था कि विकसित हड़प्पा सभ्यता या विकसित हड़प्पा संस्कृति थी, क्योंकि यहाँ पर नगरों का विकास भी बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ था और ये अपने नगरों के लिए, नगरों की जो बसावट थी, नगरों की जो बनावट थी, उन्हीं के लिए ये जाना जाता है। और वहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि नालियों की कितनी अच्छी व्यवस्था थी, सड़कें कितनी अच्छी थी। तो ये सारी जो खूबियाँ थी, इन्हीं के आधार पर इसको विकसित सभ्यता कहा गया और इसीलिए ये इन दोनों से अलग हो जाता है, क्योंकि जो परवर्ती हड़प्पा सभ्यता था वो कहीं ना कहीं ग्रामीण सभ्यता के तौर पर जाना जाता था। अब ये थोड़ा सा देख लीजिए, अंग्रेजी में बीसी को क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं। अंग्रेजी में बीसी का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, यानी बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व से है। कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी लिखे पाते हैं। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। आजकल एडी की जगह सी तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा। तो ये तो आप नॉर्मल चीज़ है, ये तो आप पढ़ के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या है, जिसे आप छोड़ दीजिए। अब देखते हैं आरंभ। कह रहा है कि इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में आई थीं। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदभारण शैली से संबद्ध थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थीं और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थीं। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से तथा कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। तो ये छोड़िए, यहाँ से भी आपका कुछ भी नहीं है। निर्वाह के अगर हम तरीके देखें तो यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है। आपने मानचित्रों में देखा होगा कि विकसित हड़प्पा सभ्यता कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहाँ पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियाँ अस्तित्व में थीं। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल हैं समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों, जिनमें मछली भी शामिल है, से प्राप्त भोजन करते थे। तो इसका मतलब कि ये लोग मांसाहारी भी थे। तो आ जाए केवल कि हड़प्पा सभ्यता के लोग केवल मांसाहारी थे या केवल शाकाहारी थे, तो ये गलत होगा, क्योंकि ये लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे। जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातात्विक आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं। इसका अध्ययन पूरा वनस्पतिक करते हैं, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। तो ये जो जले हुए चावल के साक्ष्य या राख के जो टीले वगैरह जो कहाँ पर पाए गए हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बता दी गई हैं। अगर राख की अगर हम बात करें तो कुर्नूल गुफा जो है वहाँ पर राख के साक्ष्य पाए गए हैं, ठीक है। और चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ पर मिले थे, तो ये बेलन घाटी में मिले थे। और ये बेलन घाटी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, तो वो आपको मिला था कुलडीहवा से। तो ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो पीसीएस देने जा रहे हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि पीसीएस में ऐसे फैक्टर को पूछ लेता है। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल हैं। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए थे। तो बाजरे के दानों के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं, तो ध्यान दीजिएगा, बाजरे के दाने के जो साक्ष्य हैं वो गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं। और गुजरात में क्या है, लोथल है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में देंगे। हड़प्पा स्थलों से मिले जानवरों की अस्थियों में मवेशियों, भेड़, जो हड्डियाँ वहाँ पर मिली हैं उसमें किसकी किसकी मिली हैं, तो ये भी पूछा हुआ है पीसीएस में। तो भेड़ का मिला है, बकरी का मिला है, भैंस का मिला है, सुअर का मिला है। तो ये हड्डियाँ मिली हैं, तो ये भी थोड़ा सा आप नज़र में रखिएगा। पूरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। जंगली प्रजातियों जैसे वराह, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियाँ भी मिली हैं। तो देखिए, हिरण का भी मिला है और घड़ियाल का भी मिला है, यानी ये लोग घड़ियाल से भी परिचित थे। तो ये भूलिएगा मत, अगर आपको दे देगा कि ये लोग घड़ियाल से भी परिचित थे तो ध्यान दीजिएगा थे, कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचें कि घड़ियाल तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। और जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ेगा वो तो डेफिनेटली इसको गलत ही मानेगा। तो यहाँ पर ये लोग घड़ियाल से भी परिचित थे। हम ये नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इस जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे।
मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं। ठीक है, तो ये और ये याद रखिएगा अच्छे से। कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में अगर हम देखें तो हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है, क्योंकि हम जो साक्ष्य पाते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य, उन्हीं के आधारों पर अनुमान लगाते हैं। लेकिन कृषि वहाँ की कैसी थी, वास्तविक कृषि कैसी थी, उसकी विधियाँ क्या थी, ये सारी चीज़ें हमें तभी अंदाज़ा लग पाएंगी जब हम इनके जो लिपि है उसको पढ़ पाएंगे, तभी जा कर के वास्तविक जानकारी मिल पाएगी, और तभी हम स्पष्टता कह सकते हैं कि हाँ ये लोग कृषि में कुशल थे, कृषि को अच्छे से जानते थे, कृषि के लिए क्या विधियाँ थी। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? मुहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियाँ यह इंगित करती हैं कि वृषभ के विषय में जानकारी थी, और इस आधार पर पुरातात्विद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। यानी मुहरों पर ये जो वृषभ पाया गया है, तो इसे देख करके पुरातात्विद जो है ये अंदाज़ा लगाते हैं कि आज के ज़माने में भी अब तो खैर ट्रैक्टर ट्रॉली आ गया, ट्रॉली से तो खैर धान वगैरह लेकर के जाते हैं रख करके उसमें, अब तो ट्रैक्टर आ गया तो उससे जुताई होती है। लेकिन पहले क्या होता, आप देखे होंगे कि बैलों के माध्यम से हल से खेती को जोतते थे। तो इसी आधार पर यह अंदाज़ा लगाया गया, जब मुहरों पर इसका अंकन मिला तो ये अंदाज़ा लगाया गया कि संभवतः हो सकता है कि वहाँ पर ये जो वृषभ है, जो बैल है, इसका यूज खेत को जोतने में किया जाता रहा हो। लेकिन दूसरी तरफ भी इतिहासकारों का ये कहना है कि हो सकता है कि उनके ये धार्मिक प्रतीक हो, तो हम स्पष्टता नहीं कह सकते कि ये किस चीज़ में यूज़ होता है। और रह गई यहाँ पर जुते हुए खेतों के साक्ष्य की बात, तो ये जो जुते हुए खेतों के साक्ष्य पाए गए हैं वो कहाँ पर पाए गए हैं, तो ये मिला था आपका कालीबंगा में, कालीबंगा। ठीक है, और हल के साक्ष्य कहाँ पर पाए गए हैं, तो ये पाया गया है बनावली। बनावली कहाँ है आपका, हरियाणा में है। हरियाणा कहाँ पर, तो घग्गर नदी पर, घग्गर। और ये आपका कालीबंगा कहाँ है, तो ये है राजस्थान में। कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियाँ, बैंगल होता है ना, बैंगल, तो वही होती है काली चूड़ियाँ। ठीक है, तो ये मुहरों पर इसका अंकन मिला है, तो इसकी वजह से पुरातात्विद मानते हैं कि हो सकता हो कि इसका यूज खेत को जोतने में किया जा रहा हो। और यहाँ पर कालीबंगा में जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी पाए गए हैं। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। तो ये पूछा भी है आपसे पीसीएस में कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल से हल के साक्ष्य पाए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ से मिले थे, तो ये बनावली हरियाणा से मिले थे। इसके अतिरिक्त पुरातात्विदों को कालीबंगन नामक स्थान पर जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। अच्छा, यहाँ पर दे भी दिया है। ठीक है, तो ये जुते हुए खेत के साक्ष्य आपको कहाँ पर मिले हैं, कालीबंगा में, जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। पुरातात्विदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे, या फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग करते थे? यहाँ पर बात हो जा रही है धातु की। ठीक है, लोहे की बात नहीं हो रही, धातु की हो रही, तांबा, कांसा, इन सब चीज़ों की बातें हो रही हैं। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित थे, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में सोर्तुघई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि नहरों के अवशेष आपको कहाँ से मिले हैं, तो ये मिला है सोर्तुघई से, और ये सोर्तुघई है कहाँ पर, तो ये है अफगानिस्तान में। नोट आपको इतना करना है, यहाँ पर नहरों के साक्ष्य, नहरों के साक्ष्य, आपको बस इतना ही नोट्स बनाना है। कहाँ पर मिले हैं, तो सोर्तुघई, सोर्तुघई। और ये सोर्तुघई कहाँ पर है, बस यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा अफगानिस्तान। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना है, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। ध्यान दीजिएगा, नहरों के साक्ष्य जो मिले हैं, नहरों के जो अवशेष मिले हैं, वो आपको अफगानिस्तान में मिला है। आपको यहाँ पर देखिए साफ साफ लिख दिया है, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं मिला नहरों का साक्ष्य। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख भी सकते हैं पंजाब, सिंध में नहीं। तो
तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर दे दिया है कि पंजाब सिंध में नहीं मिलते। तो क्या पता आपसे क्वेश्चन में यही दे दे कि निम्नलिखित में से दो स्टेटमेंट बता दें, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। दो स्टेटमेंट बना करके आपको दे देगा कि नहरों के जो अवशेष हैं हड़प्पाई स्थल में वो कहाँ से मिला है आपको। तो एक स्टेटमेंट बना देगा कि ये जो साक्ष्य है वो अफगानिस्तान के सोरतुघई से मिला है, और दूसरा कर देगा कि नहरों के अवशेष सिंध, पंजाब और सिंध में मिले हैं। तो आपको लगेगा कि सोरतुघई तो सुना नहीं है, और पंजाब और ये सिंध हो सकता है यहाँ पर हो। पंजाब में खेती वेती अच्छी होती है, तो क्या पता यहाँ नहरों के साक्ष्य मिले हों। तो इस आधार पर आप क्या करेंगे कि दूसरा ऑप्शन लगा करके चले आएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आप नोट बनाइएगा, तो उस नोट्स में नीचे बस इतना लिख दीजिएगा कि ये पंजाब और सिंध में नहीं पाए गए थे। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। इसके अतिरिक्त धौलावीरा में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। तो ये धौलावीरा में कहाँ पर, धौलावीरा में क्या पाया गया है, तो कुओं के साक्ष्य पाए गए हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, कुओं के साक्ष्य, कुओं के साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक है, कुओं, ठीक है। और ये कई बार पूछा है आपसे कि धौलावीरा में कुओं के साक्ष्य कहाँ पर पाए गए हैं, हल के साक्ष्य कहाँ पर पाए गए हैं। रुकिए मैं आपको क्वेश्चन निकाल के दिखा देती हूँ, 1 मिनट रुकिए आप। तो अब देखिए मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्रॉप कर लिए हैं आपको दिखाने के लिए कि एनसीईआरटी कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाई गई। तो इसमें क्या है, मूल स्रोत क्या है, मुहरे हैं। तो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा कि मुहरों पर जो अंकन है, सबसे पहला पैराग्राफ हमारा यही था। उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हो सकता है कि इसका उपयोग क्या खेत को जोतने में किया जा रहा हो। लिपि तो पढ़ी नहीं गई है, लेकिन उस पर जो चित्रांकन हुए हैं उसके अनुसार हम क्या करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए पहले वाले पैराग्राफ से पहला क्वेश्चन। और ये देखिए, एक जुते हुए खेत की खोज की गई है, कहाँ से, तो कालीबंगा से। अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं, तो वही है आपका क्या, कालीबंगा। और ये देख सकते हैं कि ये पीसीएस में भी पूछा है, बीपीएससी में भी पूछा है, झारखंड वाले में भी है, आरएस में भी है, और छत्तीसगढ़ वाले में भी है। लेकिन मैं यहाँ पर सारा लूँगी तो बहुत टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ से मैंने आपको पीसीएस और बीपीएससी इन दोनों का लेकर के बताया है। और अगर हम क्वेश्चन देखें तो ये देखिए, ये भी पीसीएस में पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर। तो पत्तन नगर हमने कल ही आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो पत्तन नगर क्या था, तो आपका लोथल था। और लोथल किस नदी पर है, ये भी मैंने आपको बताया था, ये भगवान नदी पर है। क्योंकि लोकेशन आपसे पूछ लेता है कि जो ये लोथल है वो किस नदी पर है, बनावली किस नदी पर है, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है, किस नदी पर है। देखिए अब यही पूछ लिया, ये पूछा है पीसीएस में, तो कहाँ है, भगवान नदी पर। तो इसलिए जो चीज़ें आपको बीच बीच में बताई जाती हैं ना, मतलब बोल करके, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम जो चीज़ पढ़ते हैं उसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जो सुनी हुई चीज़ रहती है ना उसमें कंफ्यूज हम नहीं होते हैं। क्योंकि एकदम से हमारा माइंड जो है उसको रिकॉल कर लेता है कि हाँ ये चीज़ तो मैंने वहाँ सुना था, इसका मतलब कि यही इसका आंसर है। और भी अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए सुमेलित करने के लिए दे दिया है। और यहाँ पर आपको देखिए, अगर 2-3 चीज़ें ही आपको पता है ना, जैसे कि हड़प्पा, तो हड़प्पा से क्या मिला था ये मैंने खुद आपको बताया था। अभी फ़िलहाल आर्ट एंड कल्चर वाले में बताया, मैंने बोल के बताया है, हालांकि उसमें था नहीं। अगर वहाँ पर अच्छे से आप लोगों ने सुना होगा तो इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। फिलहाल तो अभी यहाँ पर 2 चीज़ें तो मैंने अभी बताया आपको, तो उसके हिसाब से देखते हैं। एक तो कालीबंगा से क्या मिला है, तो जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। तो सी का 4 देखिए कहाँ पर है, तो सी का 4 यहाँ भी है और सी का 4 यहाँ भी है। बाकी 2 को आप एलिमिनेट कर दीजिए। लोथल से क्या मिला है, गोदीवाड़ा का साक्ष्य। तो यहाँ पर गोदी दिया है तो कंफ्यूज मत होइएगा, गोदीवाड़ा। बी का क्या है, बी का 2 है। तो देखिए बी का 2 कहाँ पर है, तो बी का 2 यहाँ पर। इसका मतलब आपका आंसर है डी। अगर कल का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा आर्ट एंड कल्चर का, तो मैंने बताया था कि हड़प्पा से समाधान RH37 का साक्ष्य भी मिला है। तो ए का 1 देखिए, तो ए का 1 यहाँ पर है। और फिर बच रहा है आपका मोहनजोदड़ो। तो मैंने ये भी आपको आर्ट एंड कल्चर में बताया था कि नर्तकी की मूर्ति के साक्ष्य यहाँ से पाए गए हैं। तो बाकी आपका बचा डी का 3। तो इस तरीके से अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ते हैं, आप ये मत सोचेगा कि यह एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते नहीं, क्या फ़ायदा पढ़ने से।
ठीक है। और जो कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि एनसीईआरटी हमने तो पढ़ा ही नहीं था, न्यूज़पेपर हमने तो पढ़ा ही नहीं था, करंट्स हमने तो पढ़ा ही नहीं था, तो बिल्कुल ये गलत है। क्योंकि ये जो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, इनको अगर आप अच्छे से करते हैं तो कितने एलिमिनेशन तो आपके यहीं से हो जाएंगे। और अगर ये पढ़ेंगे ही नहीं, डायरेक्ट आप उसमें जाएंगे किताब पे और ये बेसिक आपका क्लियर है ही नहीं, तो बुक आपको समझ में आएगा ही नहीं। जो भी रेफरेंस बुक आप यूज करते हैं वो बिल्कुल आपको समझ भी नहीं आएगा। इसलिए अपना आधार पहले मजबूत कीजिए, ठीक है। अपना बेसिक को पहले अच्छे से उस पर आपका कमांड होना चाहिए। इसके बाद से करंट्स में कुछ नहीं रहता है। आपका बेसिक अगर तैयार है तो करंट्स में वही जो नई चीज़ें हैं, जैसे कि हड़प्पा से क्या खोजा गया है, यूपी में जो एक जगह है, साइट का नाम मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ, सुनौली, तो सुनौली से क्या खोजे गए हैं, तो यही करंट्स होता है आपका। तो करंट में बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको पढ़नी नहीं है। आपको करंट में क्या करता है कि जो करंट में हाईलाइटेड है उसी से चीज़ें जोड़ करके पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा जो आपका बेसिक रहता है। तो बेसिक अगर आपका तैयार है तो फिर आपको बस वो न्यूज़ ही वहाँ से कलेक्ट करना है, बाकी आपको छोड़ देना है, क्योंकि आपका ऑलरेडी वो तैयार है। बाकी आप रिविज़न के पर्पज़ से उस चीज़ को देख सकते हैं। और अगर हम क्वेश्चन देखें, ये देखिए मैंने कितने सारे क्वेश्चन निकाले हैं आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर देखिए, ये भी मैंने कल आर्ट एंड कल्चर में कल की ही क्लास में मैंने आपको बताया है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है, तो ये राखीगढ़ी है। और बाकायदा विज़न PT 365 कल्चर में ये चीज़ें दी हुई हैं, क्योंकि अभी अभी ये खबरों में रहा है, ये यहाँ पर फिर से खोज हुए हैं। राखीगढ़ी में कहाँ है, ये हरियाणा में है। तो वहाँ से जो पुरातात्विक साक्ष्य निकले हैं उसी को लेकर के ये न्यूज़ में था। अगला अगर हम देखें तो ये तो पूछा था आपका PCS में, ये देखिए RS में पूछा है और RTS के एग्ज़ाम में पूछा है। तो कह रहा है कि कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि घग्गर, ये बनावली जो है ये घग्गर नदियों के घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी चीज़ें ध्यान में रखेंगे, D है आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये पूछा है 60वीं और 62वीं BBSC में, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त होता है। अभी अभी ऊपर ही हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, कहाँ से, तो बनावली से। तो आप देख सकते हैं, चाहे BPSC हो, चाहे RS हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, चाहे हरियाणा PCS हो, चाहे MP PCS, चाहे UP PCS हो, इन सारे एग्ज़ामों में घूम फिर के क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं, इसी NCERT से आते हैं। तो इसीलिए NCERT मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 1 नंबर और 2 नंबर से फेल होने का जो दर्द होता है ना, वो बहुत ही बेकार होता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको NCERT अच्छे से पढ़नी होगी। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर उन्नत जल संचयन, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं इसको, लास्ट जहाँ पर हमने अभी मैं बोली आपको, रुकिए मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ। तो इसी में था ये, उन्नत जल और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और सम्बद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। तो जहाँ पर ये जल संचयन की बात आ गई, उन्नत जल संचयन की, बाकी आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उन्नत जल संचयन प्रणाली का एकमात्र जो साक्ष्य है वो आपका मिला है कहाँ पर, धौलावीरा में। और ये बहुत ज़्यादा पहले का क्वेश्चन है भी नहीं, आप देख सकते हैं ये 21 में ही पूछा है। तो ऐसा नहीं है कि UPSC में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जो 1 लाइनर होते हैं। अभी क्या है कि UPSC में भी 2-4 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे 1 लाइनर, और 2-4 क्वेश्चन का मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है। 4 क्वेश्चन का मतलब 8 नंबर, ठीक है। फेल होने वाले तो 1 नंबर से भी फेल होते हैं तो फेल ही कहलाएंगे, और 8 नंबर तो बहुत बड़ी बात हो जा रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 21 में ही पूछा है। अगर फिर हम देखें PCS में 2010 में पूछा है कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये देखिए धौलावीरा से। तो यदि आप लोग PCS का भी जो एग्ज़ाम देते हैं ना, PCS का या फिर UPSC का या हरियाणा PCS का, तो देखिए जो वहाँ का जो लोकल चीज़ें हैं उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लोकल से क्या है कि लोकल से जो क्वेश्चन आते हैं आपको लोकल के लिए एक बुक ही पढ़नी होती है, उसको पढ़िए। बाकी करंट्स तो वही चीज़ें हैं, करंट पर अगर आपका कमांड है, करंट्स आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, विज़न को या दृष्टि वाले को, किसी एक चीज़ को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो करंट्स तो आपको घूम फिर कर वहीं से आता है। बाकी रह गई ये हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, तो ये भी सारी चीज़ें आपकी उसी में से आती हैं, बशर्ते आप किस तरीके से पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बेसिक अगर आपका कंप्लीट है तो आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं बचेगा। अगर ये आपको लग रहा है कि PCS के लिए हम अलग से तैयारी करेंगे, UPSC के लिए हम अलग से तैयारी करेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी में, इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। कहते हैं ना कि ना इधर के होंगे ना उधर के होंगे। इसलिए UPSC पे अपना कमांड बनाइए, जितने भी NCERT हैं बेसिक, उसको उस पर अपना कमांड बनाइए, अच्छे से बेसिक को पढ़िए, आपका PCS यूँ ही निकल जाएगा, ठीक है। अगर आप अच्छे से प्रॉपर, अगर आप UPSC पे फोकस करते हैं तो PCS आपका कुछ भी नहीं है।
बाकी रह गया लोकल पढ़ने के लिए, तो 2-3 महीने में इतना तो आपका माइंड वो है ही, अच्छे से कैप्चर कर ही लेगा उसको। पढ़ लीजिए एक बुक ला करके, निकल गया आपका एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं और इसी टॉपिक से पूछे गए हैं। तो ये देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि धौलावीरा है कहाँ। सीधे बनाया है पीसीएस में ये क्वेश्चन कि धौलावीरा आखिर है कहाँ, धौलावीरा का जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। तो ये हो गया आपका। अब आगे हम देखें, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया कि ये जल संचयन हेतु किया जाता था, और तूफानी जल संचयन प्रणाली भी है ना, ये भी आपका धौलावीरा में ही मिला है। तूफानी जल संचयन प्रणाली मैंने किसी न्यूज़ में पढ़ा था, न्यूज़पेपर में पढ़ा था। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा आप लोग कि तूफानी जल संचयन प्रणाली का जो साक्ष्य है ये भी आपका धौलावीरा से ही मिला है। तो अब देखते हैं पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है। तो भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु तथा मिट्टी से बनाया जाता था। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों में से एक से कुछ उद्धृत किए जा रहे हैं। तो उद्धरण क्या हुआ इसको देखते हैं। अवतलन चक्कियाँ बड़ी संख्या में मिली हैं। तो अब ये एक फैक्ट्स आपका ये हो गया कि अवतलन चक्कियों का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है, तो ये आपका मिला है मोहनजोदड़ो से। और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थी। अवतल जो चक्कियाँ हैं ये ऐसा माना जाता है इसको देख करके कि अनाज पीसने के लिए एकमात्र इसी साधन का यूज किया जाता था। साधारणतः ये चक्कियाँ स्थूलतः कठोर, कंकरीले, अग्निज अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित थी और आमतौर पर इनमें अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बलुआ पत्थर है, ना कि सेल खड़ी। सेल खड़ी कहाँ पर यूज हुआ है, तो वो मोहरों में हुआ है। तो यहाँ पर आपको दे देगा कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवतलन चक्कियाँ जो मिली हैं उनका निर्माण कठोर, कंकरीले, बलुआ पत्थरों से किया गया है। तो इस चीज़ से बचिएगा। तो ये तो आपका स्टेटमेंट सही है कि हाँ बलुआ पत्थरों से ही किया गया है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर दे दे आपका कि सेल खड़ी से निर्मित किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा सेल खड़ी नहीं है। अब सेल खड़ी बच्चा क्या जानेगा कि सेल खड़ी क्या है, बलुआ पत्थर क्या है। तो ध्यान दीजिएगा सेल खड़ी बलुआ पत्थर में बहुत अंतर होता है। बलुआ पत्थर जो है काफ़ी कठोर होता है और सेल खड़ी उतना कठोर नहीं होता है, ठीक है। चूँकि इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये उत्तल है ना कि अवतल। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर कई सारे स्टेटमेंट आपके बन जाएंगे, यहाँ पर कई सारे स्टेटमेंट बनने के चांसेस हैं। तो मे भी यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाए, क्योंकि एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चन बनते हैं और घुमा फिरा के उसी चैप्टर से बनेगा। तो वो तो ऐसी चीज़ों को ढूंढेंगे ही जहाँ पर बच्चों को घुमा दिया जाए, ठीक है। निश्चित रूप से इन्हें ज़मीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा जिससे इन्हें हिलने से रोका जा सके। तो कोई भी चीज़ है अगर हम उसको उस पर बल देंगे, अगर वो मिट्टी में उसका कोई सहारा ना हो तो जाहिर सी बात है वो लुढ़क जाएगा, गिर जाएगा। तो इसलिए इसको क्या करते थे कि मिट्टी में थोड़ा सा मिट्टी को हटाते थे, उसमें इसको रख के फिर मिट्टी से इसको कवर कर देते थे ताकि बैलेंस बना रहे। दो मुख्य प्रकार की चक्कियाँ मिली हैं। एक वे जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था, जैसे कि आप जाता बोलते थे, चक्की बोलते थे, इस तरीके का होता था, इस तरीके का। और इसमें कुछ गुंडी सी होती थी दो तरफ, तो औरतें एक इधर से चलाती थी, नहीं सॉरी, एक ही होती थी, एक ही होता था, ऐसे होता था और एक ही इसमें गुंडी होती थी। तो यहाँ पर एक औरत हाथ लगाई रहती थी, एक इधर बैठी रहती थी, एक इधर बैठी रहती थी और एक इधर लगाई रहती थी। तो ये दोनों लोग मिल करके इसको चलाती थी, ऐसे इसमें डाल के थोड़ा थोड़ा गेहूँ। तो यहाँ पर गहरा सा कुछ बना रहता था, तो इसमें आटा जा कर के, आटा हो या दाल हो, इसी में जा कर के गिरता था। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि कहाँ गया, अच्छा ये एक जिन पर दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जा सकता, तो यही आगे पीछे ऐसे घुमा करके आगे चलाओ या पीछे चलाओ, इस तरीके का कुछ रहा होगा। तो यही बातें कह रहा है इसमें, जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था। तथा दूसरी वे हैं जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया। तो सालन का मतलब एक ग्रेवी भी कहते हैं इसको, सालन पत्थर ग्रेवी। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो सालन, तरी या जड़ी बूटियाँ ये सब बनाने का कार्य इसी सालन पत्थर में किया जाता था।
तथा हमारे बावर्ची ने एक यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगा है। अर्नेस्ट मैके फर्दर एक्सकेवेशंस एंड मोहनजोदड़ो से उद्धृत। तो छोड़िए, सब छोड़िए, बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो चक्की के साक्ष्य हैं ये कहाँ से पाए गए हैं, ये किस चीज़ से निर्मित है, और ये जो चक्की का तल है वो कैसा है, अवतल है या उत्तल है। तो ये चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और जड़ी बूटी के लिए क्या यूज़ होता था और अदर चीज़ों के लिए कौन सी चक्की यूज होती थी, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आप याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं ये क्या है। यहाँ पर देखिए, धौलावीरा से मिला जलाशय, ये जलाशय है, आप देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं इसमें उतरने के लिए, ये सीढ़ियाँ हैं। ये देख सकते हैं कितना कितना बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को बनाया गया है। तो इसीलिए कहते हैं कि उन्नत जल संचयन प्रणाली का जो साक्ष्य मिला है वो केवल कहाँ मिला है, तो ये धौलावीरा में मिला है। ये देखिए अवतलन चक्की है, ये देखिए उत्तल ऐसे होता है, ये नीचे की तरफ होता है और अवतल ऐसे होता है, ठीक है। तो ये अवतलन है, इसका आकार ऐसे है, ठीक है। और ये यहाँ पर देख सकते हैं इसी के बारे में यहाँ पर बताया है। इसको खलबट्टा भी कहते हैं हमारे यहाँ। अब तो क्या है कि अब ये ऐसे आने लग गया, अब तो मिक्सी वगैरह आ गया, तो बहुत ज़्यादा ये बिकने नहीं आता ना। तो पहले क्या होता था कि औरतें या जो पुरुष होते थे वो सर पे रख करके खलबट्टा को बेचने आते थे। तो इसको खलबट्टा या सील भी कहते थे इसको, गाँव में यूपी में इसको सील वगैरह कहते हैं, और कहीं कहीं पर इसको खलबट्टा नहीं, क्या बोलते हैं इसको, सिलबट्टा बोलते हैं इसको। खलबट्टा तो वो होता है ना जो इस तरीके का होता है, अदरक वगैरह कूटते हैं, ये खलबट्टा होता है, ठीक है। तभी भी ये चीज़ें रखी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं अब मोहनजोदड़ो के बारे में आते हैं। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदड़ो से भी क्या क्या साक्ष्य मिले हैं तो देखते हैं। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। आइए ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है, सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। तो सबसे पहले हड़प्पा था, तो इसी के नाम पर हमने देखा भी था कि हड़प्पा सभ्यता नाम भी दिया गया था। बस्ती 2 भागों में विभाजित थी, ध्यान दीजिएगा, ये जो बस्ती थी ये 2 भागों में विभाजित थी, क्या, तो मोहनजोदड़ो। लेकिन जो आपका धौलावीरा था, धौलावीरा वो 3 भागों में विभाजित था, 3 भागों में। तो ध्यान दीजिएगा 3 भागों में कौन सी बस्ती विभाजित थी और 2 भागों में कौन सी बस्ती विभाजित थी। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया, दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। पुरातात्विदों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये आपको कंफ्यूज कर देगा। यहाँ पर कह रहा है कि एक तो छोटा था, भले ही वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बसा हुआ था, और एक कह रहा है कि वो बहुत ही बड़ा था लेकिन नीचे बसा हुआ था। अब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेगा आयोग, क्या करेगा कि ये जो एक छोटा शहर था, जो कि छोटे शहर को निचला शहर कहते थे, निचला, और ये जो बड़ा शहर था इसको ये ऊंचाई पर बसा हुआ था। बस हो गया काम आपका। आप सोचेंगे कि हाँ बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है ऊंचाई पर बसा होगा, और जो छोटा होगा उसमें निचले तबके के लोग रहते होंगे तो वो नीचे ही बसा होगा, ऊपर क्यों होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है बहुत ही अच्छे तरीके से, और इसको 2-4 बार देख लेना है ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। छोटा अपोजिट सोचिएगा कि छोटा है तो इसकी ऊंचाई पर बसाए हैं, बड़ा है तो नीचे बसा हुआ है, और इसका आकार कैसा है, तो ये 2 भागों में विभाजित है ये बस्ती, ठीक है। तो यहाँ पर 2 भागों में विभाजन भी क्या, यहाँ पर अमीरी गरीबी उच्च और निम्न वर्ग को दर्शाता है। तो इसके अनुसार हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर भी ऐसी मान्यताएं रही होंगी जो कि यहाँ पर वर्ग भेद को लेकर के दर्शाया गया है। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी थीं। तो ध्यान दें कि यहाँ की जो संरचनाएं थीं वो कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी थी। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। तो जाहिर सी बात है भेदभाव ही दर्शा रहा है। ये जो दुर्ग थी उसको निचले शहर से अलग के लिए क्या कर दिया गया कि निचले शहर से बिल्कुल अकेला अलग है, तो इसको क्या कर दिए थे, इसको घेर दिए थे। निचला शहर भी दीवार से घिरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनीय मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी।
तो इसमें कोई डाउट नहीं है, एक तो नगरीय सभ्यता था, ऊपर से इतने बड़े भव्य नगर भी बने हुए थे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो श्रमिक होंगे उनकी काफ़ी आवश्यकता पड़ी होंगी। और में भी ऐसा भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो उछला नगर निचला नगर में जो डिफरेंस है, तो क्या पता कि कुछ लोग श्रमिक के तौर पर उनको अलग रखा गया हो, कि जो श्रमिक हैं वो अलग हैं और सामान्य वर्ग के लोग अलग हैं। तो इस तरीके के भी कई सारे इतिहासकार हैं जिन्होंने अपना अपना तर्क प्रस्तुत किया है। हालांकि इसके बारे में स्पष्टता हम नहीं कह सकते हैं कि वहाँ पर क्या चीज़ें थी, क्योंकि जब तक ये लिपि पढ़ी नहीं जाएगी हम अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। बस ऐसे ही एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे, बट ऐसे ही ये तर्कों के आधार पर हमको चलना है और तर्कों के ही आधार पर हमें मेंस में भी अपना आंसर देना है। अब कुछ और देखिए, एक बार चबूतरों के यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंट शामिल है, जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हों, एक निश्चित अनुपात की होती थी, जहाँ लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रम से 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। तो अब यहाँ पर तो आपको पढ़ रहा होगा कि ये कुछ भी नहीं है, तो ये हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का जो माप है वो दिया गया है। ये आप देख सकते हैं 4 गुनी 2 गुनी ऐसे करके दिया है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का माप क्या था, क्वेश्चन आपका बन भी सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का माप क्या था, तो वो था आपका 1:2 4 124। ध्यान रखिएगा, ऐसे कर लीजिएगा 124। तो ये था वहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता में जो ईंटें यूज़ हुई थी उसका अनुपात। तो इसको भी आप एक साइड में नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्सों में। अब देखते हैं नालों का निर्माण। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था, जिसका एग्जाम्पल जो है ये ग्रिड पद्धति का, ये आपका कहाँ पर है, मेंस में काम आएगा, जयपुर। जयपुर में जो सड़कों का निर्माण है वो इसी ग्रिड पद्धति के आधार पर बनाया गया है और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ता था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। तो यहाँ पर देखिए दिखाया गया है एक नाली की व्यवस्था, किस तरीके से प्रवेश द्वार नाली की व्यवस्था यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पर जो नालियाँ थी वो बनाई गई थी, सुव्यवस्थित तरीके से नालियाँ बनाई गई थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ पर नालियों को बहुत ही अच्छे तरीके से ढका गया था, जिससे वहाँ पर लोग बीमारियों से सुरक्षित रहते थे। दुर्ग की बात करें तो हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिम तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग में है। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो छोटा वाला है बस्ती का भाग वो किस दिशा में स्थित है और बड़ा वाला भाग किस दिशा में स्थित है। तो जो छोटा वाला ऊंचा है, यहाँ पर देखिए कितना अच्छे से दे दिया है यहाँ पर कि छोटा है लेकिन ऊंचा है, कहाँ है तो पश्चिम में। बड़ा है लेकिन नीचा है, कहाँ है तो पूर्वी में। तो ये जो दुर्ग है ना, इस दुर्ग का इतना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैं फिर कह रही हूँ इतना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको दोबारा से आप कॉपी में लिखिए कि इसका लोकेशन इधर है और इसका लोकेशन इधर है। इस नियोजन में विविधताएं भी हैं। धौलावीरा तथा लोथल जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी। तो ये भी आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किस स्थानों पर किलेबंदी थी। हड़प्पाई स्थलों में से निम्नलिखित किस स्थलों में किलेबंदी की गई थी। तो ये देखिए यहाँ पर अभी तक तो मुझे ये धौलावीरा ही पता था कि धौलावीरा जो नगर है उसको किलेबंद किया गया है, लेकिन मुझे लोथल नहीं पता था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मुझे एक और नई जानकारी मिल गई, क्योंकि मैं भी कभी एनसीईआरटी इतने अच्छे से पढ़ी नहीं थी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लोथल भी है जो कि गुजरात में है और ये भी किलेबंद है। तो ध्यान देंगे कि 2 ऐसी जगहें हैं जहाँ पर इसको किलेबंद किया गया है। तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेरकर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। तो ये चीज़ें आप ध्यान में देंगे और इतना आपको नोट डाउन करना है कॉपी में। अब देखते हैं गृह स्थापत्य के बारे में।
अगर इस चैप्टर को आपने अच्छे से पढ़ लिया ना तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप इजीली उसका आंसर दे पाएंगे, क्योंकि एलिमिनेशन पार्ट भी आपका काम आएगा अगर इसको आपने अच्छे से बेसिक को तैयार कर लिया तो। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था, खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये जो आंगन बना होता था तो गर्मी के मौसम में यहाँ पर क्या करते थे, इस आंगन में एक तो खाना पकाते थे। तो आप सभी को पता है कि जब गर्मी आती है तो गांव में ऐसा देखा जाता है, जो खुली जगह रहती है ना, आंगन इस तरीके से बनता था कि वहाँ पर धुआं निकलने का वो हो, हवा आने का थोड़ा सा जो है जगह हो। तो सेम ऐसी चीज़ें पहले के ज़माने में भी बनती थी, उसी वहीं से सीख करके हम लोग बनाते थे। आजकल तो खैर नई तकनीकी आ गई है, आप देखते होंगे कि अब तो इतना छोटा सा किचन रहता है और उसको ऊपर निकालने के लिए गैस के ऊपर ही थोड़ा सा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना देते हैं ताकि उसमें से इस तरीके का कुछ ऐसे, ताकि धुआं ऊपर से निकल जाए। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बिल्कुल घरें खुली हुई रहती थी। छत होता भी था तो छत पे ऐसे कुछ जालीनुमा बनाते थे और नीचे जस्ट इसके आंगन रहता था। तो पहले इस तरीके का ही होता था, लेकिन अब तो ये चीज़ें आ गई हैं। तो यही कह रहा है कि गर्म और शुष्क मौसम में यहाँ पर एक तो खाना बनता था और दूसरा कताई जैसे कार्य भी होते थे। हमारी मम्मियाँ भी होती थी, तो वो खाना बनता था और खाना बनाने के बाद से वो जो बिस्तर बिछाने के लिए होता ना, सुई धागे लेकर के, तो वह इसी आंगन में बैठ करके बढ़िया से उसको सिलती थी। फिर खाने के लिए पहले वो बुनते थे हाथ से इस तरीके का कुछ गोल गोल सा, तो वो भी चीज़ें वो लोग आंगन में ही बैठ के मम्मियाँ चाचियाँ वो सब ऐसे करती थी। तो सेम वही सारी चीज़ें थी। आजकल तो खैर अब रेडीमेड चीज़ें आ गई हैं। तो ठीक है, तो ये कह रहा है कि इस मौसम में क्या करते थे कि यहाँ पर बैठ करके खाना पकाते थे और कताई भी करते थे। यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियाँ नहीं हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता है। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानागार। तो ये तो सारी विशेषताएं आप लोग पढ़े ही होंगे कि क्या होता था कि स्नानाघर होते थे हर एक कमरे में, एक घर में एक स्नानागार होता था जो कि किससे बना होता था, ईंटों के फर्श से। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, ईंटों से बने फर्श होते थे इस स्नानागार के। और सबसे बड़ा स्नानागार का जो साक्ष्य है वो कहाँ पर पाया गया है, तो वो पाया गया आपका मोहनजोदड़ो में। ठीक है, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष भी मिले, यानी छत पर जाने के लिए, यानी घर क्या होते थे, 2 मंजिले भी होते थे। ठीक है, दो तला मकान, एक तला मकान ऐसे होता था ना, अब तो 2 मंजिला 1 मंजिला कहते हैं। तो 2 तले मकान पे या छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी होती थी। कई आवासों में कुएं थे जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था और जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुएं की कुल संख्या 700 थी। तो ये सब छोड़िए, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट कर दिया गया है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब तक खोजी गई कई प्राचीनतम प्रणाली, अब इसको देखते हैं। नालियों के विषय में मैके लिखते हैं, निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर घर, हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे और इन्हें ऐसे ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का प्रयोग किया गया था। घरों की नालियां पहले एक हौदी या मलकुंड में खाली होती थी जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। बहुत लंबे नालों में, यानी इस तरीके से नाले देख सकते हैं आपकी, मतलब जितने भी ये क्या होता था, पहले हौदी या मलकुंड होते थे, वहाँ पर ये सारी नालियाँ जा करके गिरती थी। और उसमें भी क्या होता था, जितने भी अपशिष्ट होते थे जो कि ठोस पदार्थ होते थे, जैसे एक तरीके से कह सकते हैं कंकड़ पत्थर या घर की जो साग सब्जी हम काटते हैं उसके अवशेष, तो ये जो सारी चीज़ें होती थी, कपड़े का अवशेष, तो ये क्या होता था, उसमें जम जाता था जाकर के उस हौदी मलकुंड में। और जो गंदा पानी होता था वो नाली के माध्यम से बह जाता था। जिसके लिए अब क्या यहाँ पर आपको क्या सीख मिलती है कि जब नालियाँ भटी नहीं रहेंगी
तो वहाँ से पानी का निकासी भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, इसीलिए कहते हैं कि हड़प्पाई सभ्यता में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के साथ साथ जो नालियाँ थी वो काफ़ी सुव्यवस्थित थी। ठीक है, बहुत लंबे लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए हौदियाँ बनाई गई थी। यह पुरातत्व का एक अजूबा ही है कि मलबे मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर सामान्यतः निकासी के नालों के अगल बगल पड़े मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता था। जल निकासी प्रणालियाँ केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थीं, बल्कि ये कई छोटी बस्तियों में भी मिली हैं। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर दे देगा कि जो जल निकासी प्रणाली थी वह केवल बड़े शहरों तक ही सीमित थी। तो नहीं, ऐसा नहीं है, जो छोटी छोटी बस्तियां थी वहाँ पर भी बहुत अच्छे तरीके से जल निकासी प्रणाली को फॉलो किया गया था। उदाहरण के लिए लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, वहीं नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई थी। तो यहाँ ध्यान देंगे, ये भी आपके लिए फैक्ट्स है। यहाँ पर कहेगा कि नालियाँ जो हैं वो कच्ची ईंटों से बनाई गई थी, जबकि मकान संभवतः पक्की ईंटों से थे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो नालियाँ हैं थोड़ा सा ऐसे कॉमन सेंस लगा लीजिएगा कि नाली अगर कच्ची ईंटों का बनेगा तो वो गल जाएगा जल्दी। तो यहाँ पर पक्की ईंटों से बनाया गया था ताकि पानी है वो कंटिन्यूटी उसकी बनी रहे, वो प्रवाहित होता रहे और आपकी नालियाँ जो है वो सुरक्षित बची रहें। और ये देख सकते हैं, ये सीढ़ियाँ वगैरह यहाँ पर हैं, ये सीढ़ी है, ये देख सकते हैं। ठीक है, चढ़ने के लिए। और ये घर है, तो देख सकते हैं कितना मतलब बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। अब देखते हैं दुर्ग। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। इनमें एक माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष है, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने थे बहुत पहले ही नष्ट हो गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर ईंटों के साथ साथ लकड़ी का भी यूज करते थे। आपको लगेगा कि नहीं केवल ईंटों के साक्ष्य, पकी हुई ईंटों के साक्ष्य बहुत मिले हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर ईंटों का यूज होता होगा, लेकिन यहाँ पर लकड़ी का भी यूज होता था। विशाल स्नानागार आंगन में बना, यहाँ पर एक विशाल स्नानागार भी सम्मिलित है मोहनजोदड़ो में। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है। तो ध्यान देंगे कैसा है, आयताकार है, ऐसा है। ठीक है, और कुआं हमेशा कैसा होता है, वर्गाकार होता है। लेकिन धौलावीरा में भी कुआं का आपने स्ट्रक्चर देखा ही होगा कि कैसे वो तो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली था। तो कह रहा है कि ये जो जलाशय होते थे, जो ये विशाल स्नानागार होते थे जो कि आंगन में बने होते थे, वे आयताकार होते थे जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियाँ बनी थी। तो मान लीजिए कि ये आपका आयताकार वो है जलाशय है, और यहाँ पर क्या किया गया था कि एक तो इधर से सीढ़ी बनी थी और एक इधर से सीढ़ी बनी थी। ठीक है, जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया था। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे, जिनमें से एक में एक बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचनाएं थीं, जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4 स्नानाघर बने थे। प्रत्येक स्नानाघर से नालियां गलियारे के साथ बने एक नाले में मिलती थी। इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इनका प्रयोग किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। तो ये भी आपको एक तरीके से अंदाज़ा लगा सकता है कि इतना बड़ा जब स्नानागार था तो हो सकता है कि वहाँ पर कुछ अनुष्ठानिक स्नान होता था, कुछ जो त्यौहार वगैरह आते होंगे उसके लिए यूज होता था। तो ये सारे अनुमान लगाए गए हैं। तो आपको यहाँ से बस इतना ध्यान रखना है कि एक तो ये आयताकार होते थे, और विशाल स्नानागार का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी तो आप जब उन्नत की बात की जा रही है और हमने पढ़ ही लिया कि नीचे का जो फर्श होता था यहाँ पर क्या हुआ कि जिप्सम का यूज हुआ है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि इसमें जिप्सम का यूज हुआ है। अब देखते हैं सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। इसमें हम देखेंगे समाधान के बारे में। पुरातत्वविद यह जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नताएं थीं, सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं विधियों में से एक समाधानों का अध्ययन है। आप संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिडों,
जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे से परिचित हैं। इनमें से कई पिरामिड राजकीय समाधान थे जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। तो आर्ट एंड कल्चर में भी जो वहाँ पर राखी गढ़ी में जो खुदाई हुई है दोबारा से, तो इसी तरीके के प्रमाण वहाँ पर भी पाए गए हैं। तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि अमीर और गरीबों का अंदाज़ा हम कैसे लगाते हैं और पुनर्जन्म का अंदाज़ा हम किस आधार पर लगाते हैं। तो जो धनी लोग थे उनके कब्रों को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया जाता था और उनके कब्रों में आभूषण अच्छे से रखे जाते थे। और कुछ कब्रों में आपको मनके के भी आभूषण मिलेंगे और कुछ कब्रों में कुत्ते दफनाए जाने के भी साक्ष्य मिलेंगे उनके मालिकों के साथ में, जैसे कि बुर्ज होम में ऐसा साक्ष्य मिला है। कुछ में आपको बकरी के अवशेष मिलेंगे, जिससे ये मान्यता का पता लगता है कि लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे कि ये दोबारा हो सकता है कि ज़िंदा हो। इस तरीके की चीज़ें जो थीं वहाँ पर भी पाई गई हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर बता रहा है कि धन संपत्ति दफनाई गई थी और उससे अंदाज़ा लग सकता है कि वो जो कब्र था वो राजकीय समाधान था या कह सकते हैं कुलीन वर्गों का था, जो धनी वर्ग के थे उनका था। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। कभी कभी समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। कुछ स्थानों पर जो कब्र पाए गए हैं, जो समाधान पाए गए हैं, उनके जो सतह होते थे उन पर ईंटों की चिनाई के भी साक्ष्य मिले हैं। क्या ये विविधताएं सामाजिक भिन्नताओं की ओर संकेत करती हैं? कहना कठिन है। कुछ कब्रों में मृद भांड तथा आभूषण मिले हैं जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्योपरांत प्रयोग किया जा सकता था। वही मैं बोली हूँ आपको कि ये जो अंधविश्वास एक तरीके से, या पुनर्जन्म, कुछ भी आप कह सकते हैं इस चीज़ को, कि उस दौरान के लोग भी इस चीज़ को मानते थे। पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हैं। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों, जैस्पर एक प्रकार का उपरत्न है ये, के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला था। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था, परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। बहुमूल्य मतलब सोना चांदी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मनके से बने आभूषण थे, ठीक है, तांबे के दर्पण थे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर पाई गई हैं। लेकिन ऐसा कहना, ये मान्यता है, ऐसा माना जा रहा है, जो लोगों ने, जो उत्खननकर्ता जो हैं, जिन लोगों ने कब्रों को, समाधानों को या और साइटों को यहाँ पर जो खोज की है, तो वहाँ से ऐसा पता लगाया गया है कि यहाँ पर जो बहुमूल्य वस्तुएं थे इसको लोग ज़्यादा नहीं दफनाते थे, इसमें वो विश्वास नहीं करते थे। विलासिता की वस्तुओं की खोज। सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि है ऐसी पुरावस्तुओं का अध्ययन जिन्हें पुरातात्विक मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। पहले वर्ग में रोज़मर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। इनमें चक्कियाँ, मृदभांड, सुइयाँ, झांवा आदि शामिल है। ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई गई हैं। पुरातात्विक उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हों अथवा महंगे स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी हों। इस प्रकार फ्रांस घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ के छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। तो यहाँ से भी आपका कुछ भी नहीं है, इसे भी आप छोड़ सकते हैं एग्ज़ाम के दृष्टि से, यहाँ भी महत्वपूर्ण नहीं है। स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब हमें रोज़मर्रा के प्रयोग की वस्तु जैसे तकलियाँ, जो फ्रांस जैसे दुर्लभ पदार्थ से बनी मिलती हैं, क्या हम इनका वर्गीकरण उपयोगी या फिर विलास की वस्तुएं के रूप में करें? यदि हम ऐसी पुरावस्तुओं के विवरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित हैं और छोटी बस्तियों में ये बिरले ही मिलती हैं। तो इस आधार पर भी एक तरीके से अमीरी और गरीबी का यहाँ पर भी अनुमान लगाया जा सकता है कि जो धनी थे वही इन चीज़ों का यूज कर सकते थे। जो छोटी बस्तियों के लोग रहते थे उनमें बिरले ही ये चीज़ें पाई जाती हों। उदाहरण के लिए फ्रांस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रवों के पात्रों के रूप में प्रयोग होते थे,
अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं और कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों से बिल्कुल नहीं। सोना भी दुर्लभ तथा संभवतः आज की तरह कीमती था। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्णाभूषण संचयों से प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पर बस आपको थोड़ा सा ये फ्योन्स के बारे में ध्यान रखना है कि ये फ्योन्स था क्या। तो यह एक लघु पात्र था जिसको सुगंधित द्रवों के पात्रों में रखने के लिए यूज होता था। बस इतना आपको ध्यान रखना है। संचय शब्द क्या है? तो संचय शब्द लोगों द्वारा सावधानी पूर्वक अधिकांशतः पात्रों जैसे कि घड़ों में रखी गई वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऐसे संचय आभूषणों के हो सकते थे अथवा धातु कर्मियों द्वारा पुनः प्रयोग के लिए संभाल कर रखी गई धातुओं के। यदि किसी कारणवश मूल स्थान से ये छोड़ दीजिए, ठीक है, यहाँ से भी आपको कुछ नहीं है। थोड़ा सा बस ये फ्योन्स के बारे में थोड़ा सा आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी अगर हम देखें तो मानचित्र 1 में चनहूदड़ो को चिन्हित कीजिए। यह मोहनजोदड़ो की तुलना में एक बहुत छोटी बस्ती है जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। तो यहाँ पर मनके बनाने के कारखाने पाए गए हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आगे आपको मिलेगा भी ये चीज़। तो यहाँ पर कह रहा है कि शिल्प उत्पादन में संलग्न थे। शिल्प कार्यों के मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मुहर निर्माण तथा बाट बनाना सम्मिलित थे। तो जिस तरीके से आपका अभी 21 में जो धौलावीरा के बारे में पूछा है, 3-4 लाइन दे दिया है और वहाँ पर एक कीवर्ड्स के माध्यम से कि उन्नत जल संचयन प्रणाली के माध्यम से आप अपने आंसर तक पहुँच सकते थे, तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें आपको दे देगा और इस मनके बनाना, इससे आप क्या करते हैं, अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो ये भी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। कार्नेलियन यानी सुंदर लाल रंग का, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेल खड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फ्योन्स और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। तो ये भी छोड़ दीजिए। कुछ मनके 2 या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ सोने के टोप वाले पत्थर के होते थे। इनमें कई आकार होते थे। जैसे ये मनकों का जो आकार होता था, तो ध्यान रखिएगा, ये मनके के जो आकार होते थे वो कैसे होते थे? वो चक्राकार भी होते थे, बेलनाकार भी होते थे, गोलाकार भी होते थे, ढोलाकार भी होते थे तथा खंडित भी होते थे। तो ये जो आकार है ये थोड़ा सा लिख लीजिएगा। ये देख सकते हैं, ये मनके हैं। तो इन्हीं आकार के बारे में कह रहा है। ये देखिए कि कुछ गोलाकार होते थे, कुछ ढोलाकार होते थे, कुछ खंडित होते थे। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। और कुछ को उत्कीर्ण या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था और कुछ पर रेखा चित्र उकेरे गए थे। तो ये देख सकते हैं आप रेखा चित्र वगैरह कैसे उकेरे गए हैं। मनके बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं थीं। सेल खड़ी जो एक बहुत मुलायम पत्थर है, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि मुहरें जो होती थी वो मुलायम होती थी, सेल खड़ी। और अभी हमने जो ऊपर देखा था कि जो चक्कियाँ थी वो लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई थी और वो कठोर थी, पर आसानी से कार्य हो जाता था। ये जो मुलायम पत्थर होते थे इनसे कार्य आसानी से हो जाते थे। कुछ मनके सेल खड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढाल कर तैयार किए जाते थे। इससे ठोस पत्थरों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते थे। सेल खड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे? यह प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातात्विदों के लिए एक पहेली बना हुआ है। तो फिर से वही बात, स्पष्टतः हम इनके जो विधियां हैं उनके बारे में तब तक तब तक हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे जब तक कि इनकी लिपि को पढ़ा ना जाए। पुरातात्विदों द्वारा किए गए प्रयोगों ने यह दर्शाया है कि कार्नेलियन का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था और फिर बारीकी से सल्क निकालकर इन्हें अंतिम रूप में दिया जाता था। घिसाई, पॉलिश और इनमें छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी होती थी। चंदूहड़ो, लोथल और हाल ही में धौलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण मिले। ठीक है, हो सकता है यही हो। पुरातात्विदों के द्वारा किए गए प्रयोग ने दर्शाया कि अच्छा ये तो हो गया आपका। ठीक है, यदि आप मानचित्र 1 में नागेश्वर तथा बालाकोट को चिन्हित करें तो पाएंगे कि ये दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित है। ये शंख से बनी वस्तुओं जिनमें चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित हैं के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे, जहाँ से यह माल
दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। इसी प्रकार यह भी संभव है कि चनहूदड़ो और लोथल से तैयार माल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक लाया जाता था। तो यहाँ से कुछ नहीं, आपको बस वही जो यहाँ पर हाईलाइट किया गया है कि ये जो चनहूदड़ो है ये क्या था, शिल्प उत्पादन केंद्र था। यहाँ पर मनके बनाने के कारखानों के साक्ष्य पाए गए हैं। और दूसरा, ये जो मनके होते थे इनका आकार कैसा होता था। बस यही दो चीज़ें यहाँ से आपको नोट डाउन करनी है, बाकी आप इसको छोड़ सकते हैं। अब उत्पादन केंद्रों की पहचान के बारे में देख लेते हैं। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातात्विक सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढते हैं: प्रस्तर पिंड, पूरे शंख तथा तांबा अयस्क जैसा कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल तथा कूड़ा करकट। ये छोड़िए, यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतकों में से एक हैं। उदाहरण के लिए, यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता तो इन पदार्थों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे। तो जाहिर सी बात है, आज भी जहाँ पर काम होता है वहाँ पर काट छाट करके जो अपशिष्ट निकलता है वहीं पर ढेर लगा दिया जाता है, बाद में उसको फेंकते होंगे। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर क्या करते थे कि उत्पादन के स्थान पर भी फेंक देते थे। तो इससे भी अंदाज़ा लगाया गया कि यहाँ पर कारखाने रहे होंगे। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, परंतु बहुत छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। ये टुकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। तो ये एक कॉमन सेंस वाली चीज़ है, यहाँ पर बस ऐसे कहानी की तरह इसको पढ़ लीजिएगा। माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ। जैसा कि स्पष्ट है कि शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था। हालांकि कुछ जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे, कुछ अन्य जैसे पत्थर, लकड़ी तथा धातु जलोढ़क मैदान से बाहर के क्षेत्रों से मंगाने पड़ते थे। बैलगाड़ियों की मिट्टी से बने खिलौने के प्रतिरूपण संकेत करते हैं कि यह सामान तथा लोगों के लिए स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। संभवतः सिंधु तथा इनकी उपनदियों के बगल में बने नदी मार्गों और साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में जहां शंख आसानी से उपलब्ध था, तो ध्यान देंगे कि पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से हड़प्पाई स्थल पर जो है ये शंख उपलब्ध था। तो ये था आपका नागेश्वर और बालाकोट। यहाँ बस्तियाँ स्थापित की। ऐसे ही कुछ अन्य पुरास्थल थे। सुदूर अफगानिस्तान में सुरतुघई, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था। तो सुरतुघई से हमें क्या मिला था, नहरों के भी साक्ष्य मिले थे। और सुरतुघई किस लिए और प्रसिद्ध था, तो नीले रंग के लाजवर्द पत्थर के लिए। तथा लोथल जो कार्नेलियन, सेल खड़ी और धातु के स्रोतों के निकट स्थित था। तो लोथल से आपको क्या क्या मिला है, लोथल कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है। तो सेल खड़ी ये भी कहाँ से मिला है, तो ये भी गुजरात से भी इसके साक्ष्य पाए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि सेल खड़ी कहाँ से मिला है और ये जो नीले रंग का लाजवर्द मणि है ये कहाँ से मिला है। तो ये दोनों लोकेशन आपको याद होने चाहिए। कच्चा माल प्राप्त करने की एक अन्य नीति थी राजस्थान के खेतड़ी अंचल यानी तांबे। तो ये भी आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है और आज भी यहाँ से तांबे के साक्ष्य पाए जाते हैं। आज भी यहाँ से तांबे का जो वो है एक तरीके से कह सकते हैं उत्पादन तो यहाँ पर होता है। दक्षिण भारत सोने जैसे क्षेत्रों के अभियान। दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध था, सोने के लिए। इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। इन इलाकों में यदा कदा मिलने वाली हड़प्पाई पुरावस्तुएं ऐसे संपर्कों की संकेतक हैं। खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातात्विदों ने गणेशवर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया। तो ध्यान देंगे, आपसे पूछेगा कि गणेशवर जोधपुरा संस्कृति किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं खेतड़ी राजस्थान को। इस संस्कृति के विशिष्ट मृदभांड हड़प्पाई मृदभांडों से भिन्न है तथा यहाँ तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा मिली थी। ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। तो यहाँ से तांबे का आयात करवाया जाता था हड़प्पा सभ्यता में खेतड़ी से। अब सुदूर क्षेत्रों से भी संपर्क था इनका, कैसे था, कैसे अनुमान लगाया गया, ये भी देख लेते हैं। तो हाल ही में हुई
पुरातात्विक खोजें इंगित करती हैं कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। तो आपसे कह देगा कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता में तांबा केवल राजस्थान के खेतड़ी से ही आयात किया जाता था। तो ये गलत है, क्योंकि तांबा जो है आपका ये अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी छोर में ओमान से भी लाया जाता था। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तुओं दोनों में निकल के अंश मिले हैं जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। तो इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ये निकल के साक्ष्य पाए गए हैं, तो इससे भी अंदाज़ा लगता है कि इनका सुदूर क्षेत्रों से भी संपर्क था। संपर्क के और भी संकेत मिलते हैं। एक विशिष्ट प्रकार का पात्र अर्थात एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, ओमानी स्थलों से मिला है। ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देती हैं। हमें यह नहीं पता कि इन पात्रों में क्या रखा जाता था, पर यह संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामान का ओमानी तांबे से विनिमय करते थे। अब यहाँ पर देखते हैं तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान, जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था, नामक क्षेत्र से तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं। तो ध्यान देंगे, तांबे के साक्ष्य अगर हम बात करें कहाँ से मिला है, तो इसका उदाहरण के तौर पर आप ये भी लिख सकते हैं कि मेसोपोटामियाई लेखों में भी इस तांबे के आगमन के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकल के अंश मिले हैं। लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई, मुहर, बाट, पांसे तथा मनके शामिल हैं। इस संदर्भ में यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन, मगान तथा मेलुहा संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयोग शब्द हैं। नामक क्षेत्रों में संपर्क की जानकारी मिलती है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि ये जो पूछ लेगा आपसे कि मेलुहा, दिलमुन और मगान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो ये हड़प्पाई क्षेत्र हैं, ये आपको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ लिखिएगा बस हड़प्पाई क्षेत्र, हड़प्पाई क्षेत्र करके, और यहाँ पर लिख दीजिएगा क्या क्या, तो दिलमुन, मेलुहा और मगान, यह आपका हड़प्पाई क्षेत्र है। यह लेख मेलुहा से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करते हैं। कार्नेलियन, लाजवंत मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियाँ। मेलुहा के विषय में एक मेसोपोटामिया मिथक यह बताता है, तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी मोर था। क्या यह नाम उसे अपनी आवाज़ से मिला था? ऐसा संभव है कि ओमान, बहरीन या मेसोपोटामिया में संपर्क सामुद्रिक मार्ग से था। मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से किस लेख में ये कहा गया है कि मेलुहा नाविकों का देश है? तो मेलुहा नाविकों का देश है, ये मेसोपोटामियाई लेख में कहा गया है। और फिर आपसे ये भी पूछ सकता है निम्नलिखित में से नाविकों का देश किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है मेलुहा को। और ये जो हाजा पक्षी है ये क्या है? हाजा पक्षी निम्नलिखित में से किसको कहते थे? तो ये मोर को कहते थे। यहाँ से जो छोटे छोटे फैक्ट हैं इनको पीसीएस के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, इनको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसके अतिरिक्त हम मुहरों पर जहाज़ों तथा नावों का चित्रांकन भी पाते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि जो चित्रांकन पाए गए हैं मुहरों पर जहाज़ों के और नावों के, तो इससे हमारा जो संबंध है सुदूर देश क्षेत्रों से दर्शाता है कि हाँ, हम सुदूर क्षेत्रों से भी संपर्क रखते थे और वहाँ से भी चीज़ों का हम आयात निर्यात करते थे। ये लिपि है जो अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ये देख सकते हैं। मुहरे, लिपि तथा बाट, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। मुहरे और मुद्रांकन। मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया, उसका मुख रस्सी से बांधा गया और गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमा कर एक या अधिक मुहरों से दबाया गया, जिससे मिट्टी पर मुहरों की छाप पड़ गई। यदि इस थैले के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक मुद्रांकन अछूट बना तो अर्थ था कि थैले के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई थी। यानी मुहरे अगर टूटा नहीं था तो इसे लोग मानते थे कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, आपका सामान बिल्कुल सेफ है।
मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता था। तो ये एक तकनीकी है कि कैसे लोग भेजते थे इसको। एक तरीके से इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो मोहरे होते थे किस लिए यूज़ होते थे। एक रहस्यमय लिपि के बारे में देखते हैं। सामान्यतः हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है। विद्वानों ने यह सुझाव भी दिया कि इन पर बना चित्र अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता है। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, पर निश्चित रूप से यह वर्णमालीय नहीं थी, क्योंकि इनमें चित्रों की संख्या कहीं अधिक है। लगभग 375 से 400 के बीच ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर यह संकुचित है, जिससे लगता है कि उत्कीर्ण ने दाईं ओर से लिखना आरंभ किया और बाईं ओर स्थान कम पड़ गया। तो ये सब छोड़िए, ये तो आपको पता ही है कि जो लिपि लिखी गई है कैसी है, किधर से किधर लिखी गई है, या आर्ट एंड कल्चर में बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए हैं, तो यहाँ से भी आपको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। अब हम उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली है। मोहरे तांबे के औजार, मर्तबानों के अवट, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएँ, आभूषण, अस्थि, छड़े और यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट। याद रखिए, हो सकता है कि नष्ट प्राय वस्तुओं पर भी लिखा जाता हो। क्या इसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि साक्षरता व्यापक थी? तो इससे ये छोड़िए, तर्कवर्क हम क्या लगाएंगे इसमें। खैर, बाँट के बारे में आते हैं। विनिमय बाँटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। ये बाँट सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो बाँट थे वो किससे बनते थे? चर्ट नामक पत्थर से। और जो मुहरे थे वो किससे बनती थी? सेल खड़ी नामक पदार्थ से। ठीक है। और आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। तो ये कैसे होते थे? इस पे निशान नहीं होते थे बाँटों पे, ये घनाकार होते थे। इन बाँटों के निचले मानदंड द्विआधारी 1, 2, 4, 8, 16, 32 इत्यादि, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। तो ध्यान देंगे कि निचले जो मानदंड थे वे द्विआधारी थे और जो ऊपरी मानदंड थे वो दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। ये आपसे कर देगा, ऊपरी का निचले, निचले का ऊपरी में करके कंफ्यूज कर देगा। छोटे बाँटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पड़ले भी मिले हैं। तो आज भी आप देखेंगे कि इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती, छोटी छोटी बाँट होती हैं जो आभूषण को तौलते हैं। आज भी सुनार के दुकानों में ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो संभवतः यह अंदाज़ा इसको भी लेकर के लगाया गया है। प्राचीन सत्ता के बारे में देख लेते हैं कि समाज कैसा था, राजनीतिक स्थिति कैसी थी। तो हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एकरूपता को हीले जैसा कि मृदभांडों, मोहरों, बाँटों तथा ईंटों से स्पष्ट है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंटें जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी। तो मैंने अनुपात आपको बता ही दिया कितना था, 4, 2, 1 करके था। ठीक है, 1, 2, 4 ऐसे, 1, 2, 4 मैं इधर से आपको बताई हूँ, 4, 2, 1। हमने ये भी देखा कि अलग अलग कारणों से बस्तियाँ विशेष स्थानों पर आवश्यकता अनुसार स्थापित की गई थी। इसके अतिरिक्त ईंटें बनाने और विशाल दीवारों तथा चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया था। इन सभी क्रियाओं को कौन संगठित करता था? तो यहाँ से भी आप छोड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं है। और मुझे लग रहा है मैं आपको उल्टा बता दी हूँ। आपको ऊपर ईंटों का जो अनुपात था वो ऐसे था, 4, 2, 1 ऐसे था। मैं आपको ऊपर उल्टा बता दी हूँ। कहाँ पर? यहाँ पर। थोड़ा सा इसको आप सुधार कर लीजिएगा। ये 4, 2 और 1 ये था इसका अनुपात। 421, 124 उल्टा 421 सीधे के तौर पर आप पढ़ लीजिएगा। तो ये था इसका, ये था आपका लंबाई, ये था आपका चौड़ाई। ठीक है, और ये था आपका ऊंचाई। ऊंचाई नहीं, मोटाई, 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 लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं आपको उल्टा बता दी थी। प्रसाद तथा शासक को देख लेते हैं। सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते। पुरातात्विदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रसाद की संज्ञा दी, परंतु
इससे संबद्ध कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली हैं। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई थी और यह नाम आज भी प्रचलित है। तो इसके बारे में बता रहे हैं, ये मोहनजोदड़ो से इसका साक्ष्य मिला है। ये पुरोहित की मूर्ति पाई गई है, इसके बारे में बताई जा रही हैं चीज़ें। ऐसा इसीलिए है क्योंकि पुरातात्विक मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहाँ के पुरोहित राजाओं से परिचित थे और यही समानताएं उन्होंने सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की अनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी हैं और न ही यह जानने के साधन उपलब्ध हैं कि क्या जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी। तो इसके बारे में भी अभी हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कुछ पुरातात्विद इस मत के हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। दूसरे पुरातात्विद यह मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अलग अलग राजा होते थे। कुछ और यह तर्क देते हैं कि यह एक ही राज्य था, जैसा कि पुरावस्तुओं में समानताओं, नियोजित बस्तियों के साक्ष्यों, ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समीप संस्थापित होने से स्पष्ट हैं। अभी तक की स्थिति में अंतिम परिकल्पना सबसे युक्तिसंगत प्रतीत होती है, क्योंकि ये छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं है, बस इसके बारे में बताया गया है कि कुछ भी स्पष्टता साक्ष्य नहीं मिला है। और ना जब तक हम लिपि नहीं पढ़ेंगे तब तक हम अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि वहाँ पर सत्ता किसके हाथ में था। अब सभ्यता के अंत की बात करते हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। तो ये कह रहा है कि जब इस सभ्यता का अंत होने लग गया तो यहाँ पर गुजरात और हरियाणा तथा पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश की नई बस्ती, उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र थे, यहाँ पर एकदम से आबादी बढ़ने लग गई। तो अंत का कारण भी क्या था, ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ था। लोग कहते हैं कि महामारी फैल गई तो वहाँ से लोग आकर के इस क्षेत्र में बसने लग गए, इसलिए यहाँ पर जो है नई बस्तियों का जो संख्या है वो बढ़ने लग गया। कुछ कहते हैं कि बाढ़ आ गया, कुछ कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से, कुछ कहते हैं कि सूखे की वजह से। तो अलग अलग इतिहासकार हैं, अपना अलग अलग मत प्रस्तुत करते हैं। तो एक मत उन्होंने ये भी प्रस्तुत किया था, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया था, जैसे सभ्यता के विशिष्ट पुरावस्तु का बाटो मुहूर्त तथा विशिष्ट मनकों का समाप्त हो जाना, लेखन, लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प विशेषज्ञता भी समाप्त हो गई। सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था। आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हुआ तथा बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया। कुल मिलाकर पुरावस्तुओं तथा बस्तियों की इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती है। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृतियाँ कहा जाता है। यानी जब ये हड़प्पा सभ्यता अपने पतन की ओर था तब इसको नाम दिया गया कि ये उत्तर हड़प्पा और अनुवर्ती संस्कृति है। यानी यहाँ से ये संस्कृति स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अब ये नगरों की तरफ से गांवों की तरफ उन्मुख हो गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर निर्माण कार्य भी बंद हो गए, बड़े बड़े नगरों का बाट वगैरह का यूज़ भी बंद हो गया और नालियाँ वालियाँ भी भट गईं, कचरे के ढेर लग गए। ये भी सारी चीज़ें हैं। तो कहा जाता है ये भी कि महामारी फैलने का एक कारण ये भी हो सकता है कि लोगों ने क्या किया कि कचरे वगैरह को हटाना, नालियों को साफ़ करना बंद कर दिया था। तो एक जो धारणा है ये भी बताई जाती हैं। ये परिवर्तन कैसे हुए, इस विषय में कई व्याख्याएं दी गई हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन, अब देखिए यहाँ पर दे दिया। तो आप अब यहाँ पर मेंस में कैसे यूज करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में जब आप लिखेंगे तो कारण जब आप बताएंगे कि जलवायु परिवर्तन, हेडिंग दे दीजिएगा इसको, और हेडिंग देने के बाद से बता दीजिएगा कि जलवायु परिवर्तन आखिर कैसे। वनों की अत्यधिक कटाई हुई, पेड़ पौधे बचे नहीं, बारिश हुआ नहीं, ठीक है, इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना और मार्ग बदल लेना तथा भूमि का अत्यधिक उपयोग सम्मिलित हैं। इनमें से कुछ कारण कुछ बस्तियों के संदर्भ में तो सही हो सकते हैं, परंतु पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं करते, ठीक है। एकमात्र जलवायु परिवर्तन ही कारण नहीं होगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन
की भी जलवायु परिवर्तन के कारणों में अगर हम देखें तो कई सारे कारण जो है मिल करके जिम्मेदार होते हैं। तो इसलिए हम एकमात्र ये नहीं कह सकते कि केवल जलवायु परिवर्तन के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ था। ऐसा लगता है कि एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया था। मुहरों, लिपि, विशिष्ट मनकों तथा मृत भांडों के लोप, मानकीकृत बाट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बाटों का प्रयोग, शहरों के पतन तथा परित्याग जैसे परिवर्तनों से इस तर्क को बल मिलता है उपमहाद्वीप को एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र में नए शहरों के विकास के लिए एक सहस्त्राब्दी से भी अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। तो ये पतन के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये छोड़ दीजिएगा, कुछ भी नहीं है ये। अब हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में देख लेते हैं, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण इन संदर्भ में किया है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने भौतिक अवशेषों से प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम से एक आकर्षक इतिहास के अलग अलग अंशों को एक साथ जोड़ा है। लेकिन एक और कहानी भी है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने सभ्यता की खोज की। जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए तो लोग धीरे धीरे उनके विषय में सब कुछ भूल गए। जब लोगों ने इस क्षेत्र में सहस्राब्दियों बाद रहना आरंभ किया तब वे ये नहीं समझ पाए कि बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण अथवा खेत की जुताई के समय या फिर खजाने के लिए खुदाई के समय यदाकदा धरती की सतह पर आने वाली अपरिचित पुरावस्तुओं का क्या अर्थ लगाया जाए। कनिंघम का भ्रम। जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए तब पुरातात्विद अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। तो ध्यान देंगे, पुरातात्विक सर्वेक्षणकर्ता इसमें पूछ लगा आपका कि निम्नलिखित में से जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। तो ये एक क्या थे, पुरातात्विक सर्वेक्षणकर्ता थे। तो ये जो लोग थे ना, ये क्या करते थे कि ये पुरातात्विक वस्तुओं की अपेक्षा ये साहित्यिक स्रोतों पर ज़्यादा जोर देते थे। यहाँ कह रहा है ना कि लिखित स्रोतों को ये अधिक पसंद करते थे। यहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक तथा उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षणों के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन तथा अनुवाद भी किया। उत्खनन के समय वे ऐसी पुरावस्तुओं को खोजने का प्रयास करते जो उनके विचार में सांस्कृतिक महत्व की थीं। तो ये कनिंघम के बारे में बताया गया कि किस पे वो ज़्यादा बल देते थे। हड़प्पा जैसा पुरास्थल जो चीनी तीर्थयात्रियों के यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था और जो एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर नहीं था, कनिंघम के अन्वेषण के ढांचे में उपयुक्त नहीं बैठता था। इसीलिए हालांकि हड़प्पाई पुरावस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थी और इनमें से कुछ तो कनिंघम तक पहुंचती भी थी, फिर भी वह समझ नहीं पाए कि ये पुरावस्तुएं कितनी प्राचीन थी। यानी जब ये खोज करते थे तो ऐसे साक्ष्य इनको मिलते भी थे हड़प्पाई सभ्यता के, लेकिन ये समझ नहीं पाते थे आखिर ये है क्या, किस काल का है, और इतना इस पर ध्यान देते रहते क्योंकि उनका तो ध्यान किस पे था, साहित्यिक स्रोतों पर था। एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मोहर दी। उन्होंने मोहर पर ध्यान तो दिया पर उन्होंने उसे एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया जिससे वे परिचित थे। यानी जो वो जानते थे उसी से इसका भी तुलना करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। ऐसा इसीलिए था क्योंकि कई और लोगों की तरह ही उनका भी यह मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ ही हुआ था। उनकी सुनिश्चित अवधारणा के चलते यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए। नहीं तो आज इन्हीं का नाम हड़प्पा से जोड़ करके देखा जाता, राम लखन बनर्जी को कौन जानता। ठीक है। एक नवीन प्राचीन सभ्यता। कालांतर में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी, राम लखन बनर्जी भी थे लेकिन दयाराम साहनी भी थे। कह रहा है कि कालांतर में 20वीं शताब्दी के आरंभ दशकों में दयाराम साहनी जैसे पुरातात्विकों ने हड़प्पा में मोहरें खोज निकाली जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों में संबद्ध थी। अब इनके महत्व को समझा जाने लगा। एक अन्य पुरातात्विक राखल दास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मोहरों के समान मोहरें मोहनजोदड़ो से खोज निकाली।
जिससे अनुमान लगाया गया कि ये दोनों पुरास्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे, यानी जो हड़प्पा में मिला और जो मोहनजोदड़ो में मिला। तो इन दोनों लोगों ने जब खोज की, जब इनको मिलाया गया तो ये निकला, कह रहे ये तो दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसका मतलब कि दोनों इसी संस्कृति के भाग हैं। इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। तो ध्यान दीजिएगा, जॉन मार्शल क्या थे? तो ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर थे। जैसा कि एस.एन. रॉय द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बुक्स भी पूछ लेते हैं एग्जामों में, तो ध्यान दीजिएगा। हालांकि एनसीईआरटी में दिया गया है तो इसका महत्व और ही बढ़ जाता है। तो पूछ लेगा आपसे कि द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है? तो एस.एन. रॉय है। ठीक है, एस.एन. राव। तो इसमें ये लिखते हैं कि मार्शल ने भारत को जहाँ पाया था उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। ऐसा इसीलिए क्योंकि मेसोपोटामिया के पुरास्थलों में हुए उत्खननों से हड़प्पा पुरास्थलों पर मिली मुहरों जैसी पर तब तक पहचाने न जा सकी मुहरें मिली थीं। इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली, पर यह भी कि वह मेसोपोटामिया के समकालीन थी। तो ध्यान देंगे कि ये मेसोपोटामिया के समकालीन थी, यह हड़प्पा सभ्यता। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था। वे भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातात्विक थे और वे यहाँ यूनान तथा क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भी लाए। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कनिंघम की तरह ही उन्हें भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी, पर उनमें दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने की भी उत्सुकता थी। तो यहाँ से जो हाईलाइटेड की गई हैं बस 2 चीज़ें, तो ये 2 चीज़ें ही आप कॉपी पर नोट डाउन करेंगे। थोड़ा सा ये देख लेते हैं। पुरातात्विक पुरास्थल वस्तुओं और संरचनाओं के निर्माण, प्रयोग और फिर उन्हें त्याग दिए जाने से बनते हैं। जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं तो भूमिखंड के अनवरत प्रयोग तथा पुनः उपयोग में आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें टीला कहते हैं। तो टीला किसे कहते हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं डेफिनेशन दिया है। अल्पकालीन या स्थायी परित्याग की स्थिति में हवा या पानी की क्रियाशीलता और कटाव के कारण भूमिखंड के स्वरूप में बदलाव आ जाता है। इन टीलों में मिले स्तरों से प्राप्त प्राचीन वस्तुओं में आवास का पता चलता है। ये स्तर एक दूसरे से रंग, प्रकृति और इनमें मिली पुरावस्तुओं के संदर्भ में भिन्न होते हैं। परितक्यता स्तरों, जिन्हें बंजर स्तर कहा जाता है, की पहचान इन सभी तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर भी एग्जाम की दृष्टि से, इसे भी आप छोड़ सकते हैं। मार्शल पुरातत्व के स्तर, यहाँ भी कुछ नहीं है, इसे भी छोड़ दीजिए। नई तकनीकी तथा प्रश्न, ये भी छोड़ दीजिएगा, ये भी छोड़ दीजिएगा। थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं का आज की राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत थोड़ा या कोई संबंध नहीं है, लेकिन उपमहाद्वीप के विभाजन तथा पाकिस्तान के बनने के पश्चात सभ्यता के प्रमुख स्थल अब पाकिस्तान के क्षेत्र में हैं। इसी कारण से भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत में पुरास्थलों को चिन्हित करने का प्रयास किया। कक्ष में हुए व्यापक सर्वेक्षण से कई हड़प्पाई बस्तियां प्रकाश में आई तथा पंजाब और हरियाणा में किए गए अन्वेषणों से हड़प्पा सभ्यता की सूची में कई और नाम जुड़ गए। हालांकि कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी और हाल ही में हुई धौलावीरा की खोज वहाँ हुए अन्वेषण, और ये सब उसके खोज के बारे में ही बता रहा है, तो इसे भी आप छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए। जैसा हम देखते हैं, इसको अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या है, इसको देखते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि हड़प्पाई लिपि से इस प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई मदद नहीं मिलती, बल्कि ये भौतिक साक्ष्य हैं जो पुरातात्विक को हड़प्पाई जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक होते। तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि यह लिपि जब पढ़ी नहीं गई है तो हम पुरातात्विकों के आधार पर ही लगाएंगे, जो पुरातात्विक वस्तुएं मिली उन्हीं के आधार पर। और पुरातात्विक वस्तुएं क्या हैं? मृदभांड हैं, औजार हैं, आभूषण, घरेलू सामान हो सकती हैं, कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी तथा सरकंडे जैसी जैविक वस्तुएं भी हो सकती हैं। ठीक है, तो यह भी याद रखना आवश्यक है कि केवल टूटी हुई अथवा अनुपयोगी वस्तुएं ही फेंकी जाती थीं, अन्य वस्तुएं संभवतः पुनः चक्रित की जाती थी। परिणाम स्वरूप जो बहुमूल्य वस्तुएं अक्षत अवस्था में मिलती हैं, या तो वे अतीत में खो गई थीं या फिर संचयन के पश्चात कभी दोबारा प्राप्त नहीं की जा सकी। अन्य शब्दों में कुछ खोजे, ये भी कुछ नहीं है, बस बताया गया है।
खोजों का वर्गीकरण, तो यहाँ से भी आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं दिया है इसमें। ये तो हमने पढ़ ही लिया, मनके, चक्कियाँ ये सब कहाँ पाई गई हैं, इसका उपयोग क्या होता था। ठीक है, ये मेंस के हिसाब से कि व्याख्या के क्या क्या समस्याएं बनी हुई हैं। तो देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। पुरातात्विक व्याख्या की समस्याएं संभवतः सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों में सामने आती हैं। आरंभिक पुरातात्विदों को लगता था कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित लगती थी संभवतः धार्मिक महत्व की होती थी। इनमें आभूषण से लदी हुई नारी मृण मूर्तियाँ, जिनमें से कुछ के शीर्ष पर विस्तृत प्रसाधन थे, शामिल है। इन्हें मात्र देवियों की संज्ञा दी गई थी। हाँ, ये जो समाज था हड़प्पा का वो मात्र सत्तात्मक था, ये ध्यान रखेंगे। पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियां, जिनमें उन्हें एक लगभग मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रख बैठा हुआ दिखाया गया था, जैसा कि पुरोहित राजा को भी इसी प्रकार वर्गीकृत किया गया था। अन्य दृष्टांतों में संरचनाओं को अनुष्ठानिक महत्व का माना गया है। इनमें विशाल स्नानागार तथा कालीबंगन और लोथल से मिली वेदिकाएं सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो कालीबंगा है यहाँ से क्या पाया गया है, तो यहाँ से वेदिकाएं भी मिली हैं। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से वेदिकाओं का साक्ष्य कहाँ पर पाया गया है, तो ये आपका पाया गया है कालीबंगा में। मुहरों, जिनमें से कुछ पर संभवतः अनुष्ठान के दृश्य बने हैं, के परीक्षण से धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास भी किया गया। कुछ अन्य जिस पर पेड़ पौधे उत्कीर्ण हैं, मान्यतानुसार प्रकृति की पूजा के संकेत देते हैं, तो यहाँ पर प्रकृति पूजा भी होती थी। मुहरों पर बनाए गए कुछ जानवर, जैसे कि एक सींग वाला जानवर जिसे आमतौर पर एक श्रृंगी कहा जाता है, कतिपय तथा संश्लेषित लगते हैं। कुछ मुहरों पर एक आकृति जिसे पालथी मार कर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है, और कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा दर्शाया गया है, जो आद्य शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक का आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है। इसके अतिरिक्त पत्थर की शंक्वाकार वस्तुओं को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये संभवतः अनुमान लगाया गया है। तो ये आप पता ही लग गया होगा आपको, कब से यही पढ़ते आ पा रहे हैं कि हम अनुमान ही लगाते हैं पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर। हड़प्पाई धर्म के कई पुनर्निर्माण इस अनुमान के आधार पर किए गए हैं कि आरंभिक तथा बाद की परंपराओं में समानताएं होती हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अधिकांशतः पुरातात्विक ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, अर्थात वर्तमान में अतीत की ओर। तो ये सब भी छोड़ दीजिए, ये भी कुछ नहीं है, ये भी छोड़ सकते हैं आप। ये देख सकते हैं खिलौना गाड़ी पक्की मिट्टी का, ये कहाँ से मिला था, तो ये बनावली से मिला था, तो ये ध्यान रखेंगे आप। ये भी कुछ नहीं है, ठीक है। और ये थोड़ा सा कालक्रम है, तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कालक्रम। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है पीसीएस के हिसाब से। हड़प्पाई सभ्यता पर कनिंघम ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? माधव स्वरूप वस्त्रा हड़प्पा में उत्खनन का कार्य आरंभ कब हुआ था? मोहनजोदड़ो में उत्खनन का कार्य आरंभ कब हुआ था? तो ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपसे उत्तर देने के लिए पूछा है, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर, ये देखिए कितने शानदार तरीके से ये दिया है। एक हड़प्पाई समाधान है ये, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो देखिए बर्तन वगैरह रखे गए हैं, ये देखिए घड़े वगैरह, ये और ये देखिए शव को कैसे दफनाया गया है। तो ऐसा माना जाता है कि जब इनको दफनाया जाता है तो ये पुनर्जीवित होते हैं और इन चीज़ों का यूज करते हैं। तो ऐसी धारणाएं लोगों में थी, ठीक है। बाकी ये सब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर बिल्कुल यहीं पर ख़त्म होता है। बाकी हम राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं देखेंगे अगले वीडियो में। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।